बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। पिछले साल सितंबर में वज़ीर आला सिंध ने कराची से गंदगी को साफ़ करने की कैंपेन स्टार्ट की थी जो कि 30 रोज़ पर मुहित थी। और आप दोस्तों को याद होगा कि ठीक एक साल पहले पिछले साल सितंबर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात व जंगलात नासिर हुसैन शाह साहब और सिंध हुकूमत की बाकी वज़रा की टीम यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। और एक साल पहले जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर ना सिर्फ कचरे का ढेर था बल्कि एक शादी हॉल भी था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो ग्रीन बेल्ट जो कि प्लान करते वक्त इस इलाके को इलाका मकीनों के लिए सोची गई थी कि यहाँ पर हरियाली होगी, सब्ज़ा होगा, पार्क होंगे, झूले होंगे ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें, बुज़ुर्ग आ सकें, माई बहनें आ सकें, उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया और कमर्शियल एक्टिविटी इस जगह पर की जा रही थी। इस पूरे पैच में कई शादियां और मनो टन कचरा इस ग्रीन बेल्ट पर था। वज़ीर आला सिंध ने उस वक्त डिप्टी कमिश्नर को ये टास्क दिया कि सबसे पहले आप इस कचरे को साफ़ कीजिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कीजिए, जगह को सिक्योर कीजिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने, और आपको पता होगा कि उस ज़माने में डीएमसी नफीस लोगों के पास थी। डीएमसी कोरंगी में नफीस लोग मौजूद थे जो कि सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते थे, काम करने पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाहर कैफ डिप्टी कमिश्नर को ये टास्क दिया गया कि अगर डीएमसी वाले आवाम की खिदमत नहीं करते तो सरकारी अफसरान आवाम की खिदमत करें। और सबसे पहले फ़ेज़ में कचरे को साफ़ करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हुई और इस जगह को सिक्योर किया गया, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जो कि मौके पर मौजूद रहे, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने फ़र्स्ट हैंड बुनियादों पर मैनेज किया, उनको मैं अप्रीशिएट करना चाहूँगा। और उसके साथ जो पूरा सिविल इंतज़ामिया का अमला है, मैं उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम शाह फैसल टाउन की आवाम की खिदमत के लिए किया। दूसरे फेज़ में सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस कचरा गाह को, या जो शादी हॉल कमर्शियल एक्टिविटी की एक जगह बन गई थी, उसको कैसे आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर बल्दियात को नासिर हुसैन शाह साहब को हिदायत दी कि अर्बन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को आप शाह फैसल टाउन लेकर जाएं और सिंध हुकूमत उन पौधों को प्लांट करे ताकि एक ग्रीन स्पेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्पेस कोरंगी की आवाम को, शाह फैसल टाउन की आवाम को दी जा सके। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा सिंध हुकूमत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिसका अमला यहाँ पर आके बैठा, दिन रात मेहनत की और जो जगह सिविल इंतज़ामिया ने रिट्रीव की थी, सिक्योर की थी, वहाँ पर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। और आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि जिस जगह हम मौजूद हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, इस पर 13,500 पौधे मुख्तलिफ़ इक़साम के प्लांट किए जा चुके हैं। ये सारे पौधे सिंध हुकूमत ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांट किए। और जो अच्छी चीज़ है कि इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक नर्सरी यहाँ कायम की गई ताकि अगर कोई पौधा जल जाए, उसको नुकसान हो, तो आपके पास रिप्लेसमेंट भी मौजूद हो। अगर आपको और जगह नज़र आती है जहाँ पर ग्रीन स्पेस क्रिएट की जा सके, तो आपको क्लिफ्टन जाके, सिंध सेक्रेटेरिएट जाके या वज़ीर बल्दियात, वज़ीर जंगलात के पास जाके इजाज़त लेने की ज़रूरत ना हो। आप फौरी तौर पर वापस पौधे उठाएं और प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। इसी जगह थोड़ा आगे एक और नर्सरी जंगलात डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश किया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि पौधे प्लांट किए जाएंगे, यानी कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन
सिंध हुकूमत ने पेश किया। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है उनको लुक आफ्टर करने के लिए पानी, खाद। तो अगले 3 साल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लुक आफ्टर करेगा। पानी का कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि पानी इन पौधों को मिल सके। और मैं डीसी साहब को ये कहूँगा कि यहाँ देखें, अगर सेवरेज की कोई लाइन है तो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कोई लगा दिया जाए छोटा, ताकि इस ग्रीन बेल्ट को उस सेवरेज के ट्रीटेड पानी से हम सरसब्ज़ व शादाब कर सके, तो और ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ सस्टेनेबल सोल्यूशन हम सब के लिए होगा। और आखिर में जो तीसरी कड़ी है वो है डीएमसी कोरंगी, कि कोरंगी की आवाम एक खुशगवार तब्दीली आजकल देख रहे हैं कि डीएमसी कोरंगी का अमला माशाल्लाह सड़कों पर है, वो काम कर रहा है। मैं माजी की तलखियों पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं आज उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि माजी छोड़ें। ये जो 1 हफ्ते में आप लोगों ने काम किया है, ये पिछले 4 सालों में इस डीएमसी में काम नहीं हुआ था। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा इस उम्मीद के साथ कि खिदमत का सफ़र आप इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे। डीएमसी कोरंगी हो, डीसी साहब का अमला हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला हो, सब के सब मिलकर कोरंगी की आवाम की खिदमत करने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने हमेशा हुकूमत को आवाम के जो मसाइल हैं उस पर आगाही फराहम की। ये पूरी कैबिनेट हमारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बार बार जब वज़ीर आला से मिले, हुकूमत से मिले, आपने कोरंगी का मुकदमा सिंध हुकूमत के सामने रखा है और कामयाबी के साथ रखा है। मैं आप तमाम चारों लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका जो सबसे अहम फेज़ है वो अवामी राय को हमवार करना। हमें कोरंगी की आवाम को अब ये कहना है कि ये सदका जारिया जो यहाँ क्रिएट हुआ है, इसको लुक आफ्टर करना, इसकी देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये पौधे अगर हमने इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल किया, अपने बुज़ुर्गों की तरह ख्याल किया, अपने घर वालों की तरह ख्याल किया, तो ये छोटे पौधे एक तनावर दरख्त की शक्ल हासिल करेंगे और हमारी खिदमत कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम हिस्सा है कि मेरी कोरंगी की आवाम से इल्तमास है, गुजारिश है कि अच्छी काविशों में हुकूमत का साथ दें। अगर कब्ज़ा माफिया, चाइना कटिंग माफिया एक बार फिर एक्टिव होती है तो उसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इस साफ़ सुथरी जगह के ऊपर फिर लोग कचरा फेंकने की कोशिश करते हैं, इन पौधों को, दरख्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनको अपना किरदार अदा करना है। और आखिर में मैं शेख उमर रेहान जैसे जो बिजनेसमैन हैं, जो मुआशरे का दर्द अपने दिल में रखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मुआशरे की खिदमत कर सकते हैं, और शेख साहब हमेशा इन्वायरमेंट पर उनकी बड़ी दिलचस्पी है। जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की वो इन्वायरमेंट के इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। तो इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत का सारे सिंध में प्लांटेशन की जो कैंपेन है उसको हम तेज़ी से बढ़ाएंगे। हम अपने बिजनेसमैन, ताजिर दोस्तों को इसके साथ, सिविल सोसाइटी को साथ मिलाएंगे, और ये जो कोरंगी के अंदर एक अर्बन फॉरेस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराची शहर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे गाहे बगाहे मैं खुद वहाँ जाऊँगा, आप तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ जाऊँगा। देखिए, आप मनफी चीज़ें तो बहुत चलती हैं टीवी पर, आप तमाम मेरे दोस्त अपने अपने टीवी चैनल्स पे, अपने अखबारात में जब ये अच्छी खबरें बताएंगे कैसे इंतज़ामिया ने इन करोड़ जगह को एक अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया, तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी भी इंकरेज्ड फील करेगा, वो खुश होगा। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए ताकि इसी तरीके से खिदमत का प्रोसेस आगे चल सके। ये बताएं कि सिंध की आवाम का मुकदमा एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया पर रखना चाहूँगा, इस गिले के साथ, इस शिकवे के साथ कि जिस तरह की हालिया बारिशों में सिंध के 20 अजला के अंदर तबाही हुई है, बिलखुसूस 27 अगस्त को जो आखिरी स्पेल था बारिश का, जिसमें कराची के 6 अजला
और अंदरूनी सिंध में उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, सांगड़ में जो तबाही हुई है, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला सिंध ने जब वज़ीर आज़म पिछले दिनों कराची तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त भी सिंध की आवाम का ये मुकदमा वज़ीर आज़म के सामने रखा था, उनको बताया कि हालात कितने ख़राब हैं, उन लोगों के जो इस वक्त अपनी छत के बग़ैर हैं, अपने मवेशी के बग़ैर हैं, अपने घरों में नहीं रह रहे। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने एक ख़त भी इरसाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आपको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो अंदरूनी सिंध नुकसानात हुए उसके हवाले से भी और कराची शहर में भी जो लोगों के बारिश के हवाले से नुकसानात हुए, लेकिन अभी तक कोई हमें मुस्बित जवाब छोड़ें जवाब वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कराची तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने दौरा भी किया था इन मुतासरा इलाकों का, और मैंने उनके बयानात देखे तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन अगेन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, मीडिया पे ख़बर तो चल गई, लेकिन उन अज़ला की आवाम के मसाइल हल करने के लिए किसी पैकेज का ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। कराची के अंदर जो तबाही हुई है उसके हवाले से भी कोई नुकसान वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। तो मैं एक बार फिर सारी सिंध की आवाम का मुकदमा मीडिया पर रखना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वफाकी हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान सिंध की आवाम को हुआ है, सिंध की मईशत को हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को हुआ है, उसमें लोगों को सहारा देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि चलें, अगर आपने पिछले 2 ढाई 3 हफ्ते में या 2 सालों में नहीं किया तो आज से वो प्रोसेस स्टार्ट करें। तकलीफ़ की घड़ी में मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि आपका कैमरा दिखाए कि इन 4 अज़ला में कितनी परेशानी है, कितनी मुसीबत है, और सिंध हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। मैं उन फलाही इदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में सिंध हुकूमत की मदद की और लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ तबाही का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर वज़ीर आज़म दौरा करेंगे, जिस तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5-6 रोज़ वहाँ पर गुजारे, लोगों की तकालीफ देखी, परेशानियाँ देखी, तो मैं समझता हूँ उस तकलीफ़ और दुख को वो एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और उसका मदावा कर पाएंगे। गुजर नालों पे जो ऑपरेशन शुरू होना था उसकी वजह से जो बारिशें पड़ी और वो नाला जो उबल पड़ा, लोगों के घरों में पानी गया, उस ऑपरेशन का क्या हुआ, क्यों क्या है, क्या मसला है? ऑपरेशन हो रहा है, उसमें फ़ैसला सिंध हुकूमत ने ये किया है कि जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनको इस तरीके से बेघर नहीं किया जाएगा जब तक उनके लिए कोई मुतबादिल तलाश नहीं किया जाता। लेकिन जो दुकानें हैं वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और वो की जा रही है। हम ये समझते हैं कि गुज्जर नाला जो कि माजी में 200-250 फीट चौड़ा था, जो अब कुछ मकामात पर 20-25 फीट रह गया है, वो जो चाइना कटिंग और इंक्रोचमेंट हुई है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हमारे पूरे शहर को हुआ है। और हम शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभार वो छोटा सा मफाद जो है ना, वो बड़े मफाद को, पूरे शहर के मफाद को, और चूँकि कराची पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान के मफाद को अफेक्ट करता है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इस इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोसेस में हुकूमत का साथ देना चाहिए लोगों को, ताकि इस जगह को सिक्योर किया जा सके और ये जो बारिशों की तबाहकारी है इसको मिटिगेट किया जा सके। आप सब समझते हैं कि पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। आप पानी के बंद को ब्लॉक करेंगे, पानी के रास्ते के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पानी शायद कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय ना करे, कंस्ट्रक्शन के राइट लेफ़्ट होके निकल जाएगा और वो राइट लेफ़्ट में हमारे घरों में ही आता है ना। तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा मुआशरे का देखते हुए, शहर का देखते हुए ये सोचना चाहिए, ये एहसास करना चाहिए कि हमको अपना अपना किरदार अदा करना है इस इंक्रोचमेंट ड्राइव के ख़िलाफ़ जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और हुकूमत की मदद करनी चाहिए। मेरा सवाल है, जिला कोरंगी बड़ा खूबसूरत पढ़े लिखे लोगों का शहर कहलाता था। एक भी साइंसदान कदीर साहब कोरंगी में रहते थे, अब नाबीना स्कूल के साथ, कि वो जो एक तरफ की स्टोरियाँ चलती हैं ना वो ना चलें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में बहुत ख़राब चीज़ें हुई,
लेकिन जिन लोगों ने की उनसे सवाल पूछना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर पिछले पीर से जो निज़ाम तब्दील हुआ है वो एक अच्छी तब्दीली है, खुशगवार तब्दीली है। वही डीएमसी की मशीनरी जो कि आपको सड़कों पर नज़र नहीं आती, आज मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ यार वो मशीनरी चल रही है। वो सैनिटरी स्टाफ जो कि आपको सड़कों पर नज़र नहीं आता था, आज वो नज़र आ रहा है। तो किसी ना किसी ने तो कोशिश की है, तो मैं उस कोशिश को अप्रिशिएट करूँगा, उस कोशिश को सपोर्ट करूँगा। और आपको इस बात की यकीन दहानी कराऊँगा कि इसी शहर के बेटे हैं हम, इसी शहर में पले बड़े हैं, घूमते फिरते हैं, चक्कर लगाते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे। और आप जैसे दोस्त मौजूद हैं, जहाँ कोई ख़राबी होगी आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगी। डीसी मौजूद है, पकड़ेंगे, सवाल पूछेंगे। और मैं लोगों से कहूँगा कि जिन लोगों ने तबाही की उनसे भी सवाल पूछें, और जो अब खिदमत करने के लिए आ रहे हैं हमसे भी इंशाल्लाह सवाल पूछेगा। ये कर क्या आपने ये यहाँ पौधे लगा दिए हैं, इसके पीछे वाले रोडों पे जाके देखिए पानी इतना अभी तक खड़ा। अभी चलता हूँ मैं, अभी आप चले मेरे साथ, 1 नंबर में, आप देखिए क्या हाल है। देखिए यही वो तब्दीली है कि जब नफीस लोग होते थे इस तरह की बातें नहीं हो पाती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। सवाल नहीं करता जब कोई, वही ना, वही किसी के डरते थे, सवाल नहीं करता। अब वो डर और खौफ की फिदा खत्म। अब आपने सवाल कर रहे हैं तो उसका काम भी करके दिखाया। आप जो नए पौधे लगा रहे, पुरानी चीजें रिलेटेड, पानी यहाँ गंदा आता था, अब 1 हफ्ते से कभी मिल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। हाजी साहब ये बताइए कि यहाँ पर कचरा होता था माजी में, यहाँ होता था, यहाँ पर शादी हॉल था, कचरा साफ हो गया, शादी हॉल चला गया? नहीं, कचरे अभी पूरा साफ नहीं, मैं इस ग्रीन बेल्ट की बात कर रहा हूँ। उनका क्या करेंगे? करके देंगे आपको मसला हल, करके देंगे आपको इंशाल्लाह, करके देंगे इंशाल्लाह। शाफी साहब की नुमाइंदगी करते हुए जो हमारे पत्तेदार जो रोज ठेले लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं, ठेले, उनको रोजाना हटा दिया जाता है, फिर वो आते हैं, फिर हटा दिया जाता है। तो मैंने गुजारिश है उनकी एक जगह मखसूस कर दी जाता है कि रोज का हमारा ये मसला खत्म हो जाए। ये देख पूरे शाफी साहब में इसको देख लेते हैं, इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। और स्ट्रीट लाइट सर रात में जलनी चाहिए, दिन में भी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। इसका बहुत लोगों को रिलीफ दे रहे हैं इस वक्त। ये निज़ाम आर्जी है, अभी आपको एक नया बल्दियाती सिस्टम बनाना है, उसके मसौदे पर भी आप काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो नया बल्दियाती निज़ाम आएगा, इलेक्शन होते हैं नहीं होते, मैं ख़त्म कर लूँ ज़रा प्लीज़, फिर आपसे बात होती है जी। बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, उसका ताल्लुक जो है वो सेंसस से है और वो एक अलग डिबेट है। तो क्या जो नया निज़ाम बल्दियात का आएगा आप ख्याल रखेंगे, किन बातों का ख्याल रखेंगे, थोड़ी फीचर्स बता दीजिए कि ये जो मसाइल जिसकी वजह से 4 साल के अंदर आप कहते हैं कि लोगों को वो रिलीफ नहीं मिल सका, तो फिर वो आने वाले जो 4 साल होंगे मजीद नई बल्दियाती हुकूमत के, वो सिस्टम लोगों को दे सके। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि निज़ाम कोई भी आर्जी नहीं होता, लोग आर्जी होते हैं। अगर निज़ाम अच्छा है, इंस्टीट्यूशंस अच्छी हैं तो डिलीवरेंस हो सकती है। अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं, जो बुरे लोग आते हैं वो तबाही करके जाते हैं, आप देख सकते हैं, तबाही के असरात देख सकते हैं। लेकिन निज़ाम अगर अच्छा होता है तो निज़ाम चलता है, उसी निज़ाम उसी कवानीन के तहत आज कोरंगी पे कचरा साफ़ हो रहा है, मैकेनिकल मशीन चल रही है, स्वीपर्स नज़र आ रहे हैं, बाउज़र नज़र आ रहे हैं, आपको पार्क की तज़ीन व आराइश हो रही है, उसी निज़ाम के तहत कोई तब्दीली नहीं आई है। सिर्फ एक शख्स चला गया, दूसरा शख्स आ गया, वो हमारे सामने जवाबदेह नहीं था। जो इस वक्त शख्स है वो जवाबदेह से सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ निज़ाम में ख़राबी नहीं होती है। जो माजी के लोग थे उन्होंने प्रोपेगेंडा किया निज़ाम के ख़िलाफ़। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अरबों रुपए उनको मिले, अरबों रुपए, और आप जानते हैं, आप ख़ुद जानते हैं, उन अरबों रुपए का एक्सपेंडिचर मुझे बताइए कि कराची में कोई एक नया अस्पताल बनाया उन्होंने? कराची के वो अपने आप को कहते हैं ना कि हम दावेदार हैं, कोई एक अस्पताल मुझे बताएं जो 4 सालों में बनाओ, कोई एक पार्क बनाए जो 4 सालों में बनाओ, कोई एक सड़क बता दें जो पिछले 4 सालों में उन्होंने प्रॉपर बनाई हो। तो मैं समझता हूँ निज़ाम में ख़राबी नहीं है, अफराद में ख़राबी होती है। अच्छे लोग आते हैं तो खिदमत होती है, अगर लोग अच्छे नहीं होते तो प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात एक ज़रूरत है और वो होने चाहिए, इख्तियारात के साथ बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ सोचें कि अगर कंप्लीट इख्तियारात किसी गलत आदमी को मिल जाएं तो फिर क्या होगा। और वो
वो तबाही क्रिएट करता है जो शहर के अंदर माजी में अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हुई है। ये करके मैं संजय कर मैं ये बताइएगा, इस वक्त एक आम तासुर है कि सिंध हुकूमत ने कराची को वफाक के हवाले कर दिया, 18वीं तरमीम का आपने सौदा कर दिया, कराची को फौजियों के हवाले कर दिया, कोर 5 और रेंजर्स एनडीए में मिलकर अब कराची के फैसले करेगी। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या वाकई आपने कराची से हाथ उठा लिए हैं और अब कराची को एक कमेटी चलाएगी? ये भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है ये यूनिफॉर्म जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैं जो हूँ सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ ना, डिप्टी कमिश्नर जो है वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है ना, पाक फौज भी हमारी है, एनडीए में भी हमारा है। तो हमने तो कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कराची शहर के अंदर बहुत सारे वफाकी कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन ना कमिश्नर की है, ना एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी की है, ना मेयर केएमसी की थी। तो वो जो बॉटलनेक्स आते हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, उन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए सिंध हुकूमत ने ये एक सिंसेयर और संजीदा कोशिश की है। आवाम के सामने हमने बता दिया है कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है कराची की तरक्की के हवाले से, उसमें 750 अरब सिंध हुकूमत कंट्रीब्यूट करेगी, 350 अरब वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूट करेगी। कराची की आवाम फैसला करेगी 6, 8, 9, 10 महीने बाद, जब वो देखेंगे कि किसने वादा वफा किया और किसने कागजी या ऐलानात किया तक। आपको पता है माजी में यही वफाकी हुकूमत थी, 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। हम सब बड़े खुश हुए थे, मेरे सामने बिजनेसमैन बैठे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, हमने अप्रिशिएट किया था कि हमारे शहर में 162 बिलियन लगेगा तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, लेकिन वो उन्होंने वादे को वफा नहीं किया। मैं आज भी समझता हूँ कि उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो शॉर्ट टर्म हैं, जो कि आप अगले 3 से 4 महीने में होते हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म है जिसके अंदर कंप्लीशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको तरक्की का सफ़र, खुशगवार तब्दीली का सफ़र कराची में नज़र आएगा और आप देखेंगे कि अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको कोई टग ऑफ वॉर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कराची हम सबका शहर है। कराची सिर्फ सिंध का कैपिटल नहीं है, सारे पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है। और मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कराची की तरक्की के हवाले से, चूँकि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है। तो मैं तो बार बार कराची का ये मुकदमा वफाकी हुकूमत के सामने रखता रहूँगा कि आपको कराची के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, आपको कराची की आवाम की खिदमत करनी होगी। आप इस्लामाबाद में ये बैठ के नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कराची पाकिस्तान को चलाता है, इस्लामाबाद में बैठी हुई वफाकी हुकूमत को कराची की खिदमत करनी होगी। और मैं समझता हूँ हमारे मौक़िफ़ की, जो वज़ीर आला सिंध बार बार वफाकी हुकूमत को ये डिमांड कर रहे थे, उस मौक़िफ़ की जीत हुई है। जब वफाकी हुकूमत कराची तशरीफ़ लाई, वज़ीर आज़म कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने कराची के मसाइल को ओन किया, सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने वादा किया कि हम इतने पैसे लगाएंगे। अब हमें कोशिश इस बात पे करनी है कि जो वादा किया है वफाकी हुकूमत ने, वो वादा वफा हो, उस वादे की तकमील हो। और जो वादा सिंध हुकूमत ने किया है, मैं और आप तो रोज़ मिलते हैं, आप रोज़ मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। ये हमीद, ये पहले बता दें कि आप माहिर कानून भी हैं। कल जिस तरह की इस्लामाबाद में कानून साजी की गई, कौमी असम्बली में जो स्पीकर ने किरदार अदा किया, जिस पे आपकी अपोजिशन जमातों ने काफ़ी एहतजाज भी किया, तो ये क्या कहेंगे, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है? क्या के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे मेहरबानी कीजिए, बैठ के ये कर ही देंगे आपके लिए। सर शाह फैसल का एक छोटा सा मसला ये कि अभी एक हफ्ते से अल फला सोसाइटी शौकत उमर अस्पताल के सामने ये आपको वहाँ से लाए भी नहीं है, मुस्तकिल गटर का पानी बह रहा है। मेरी बात सुने ना, सर बात तो आप मेरी एक मेरी गुजारिश बताने की गुजारिश आपसे ये है कि मेहरबानी कीजिएगा, आप किसी की बात को ना जायज़ कीजिएगा, खुद देखिएगा। अभी यहाँ से वापस चलिएगा हमारे साथ, हम आपके साथ हैं और हमारा वोट बैंक भी आपके साथ है। अभी आपके साथ चलेंगे, लोगों के साथ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पुराने सिर्फ परेशानी देखी है। हमारी रेलवे ट्रैक के साथ 1 टन कचरा पड़ा हुआ है, उसको ना देखा जाता है। जैसे ये प्लांटेशन आपने यहाँ कराई है, वहाँ तो आपको पूरा किलोमीटर ट्रैक मिलेगा, आप वहाँ करा दें लोगों के लिए। ये कागज़ का दूसरा सफ़ा पढ़िएगा, ज़रा पढ़िएगा। ये बात की गई है। मैं आपसे गुजारिश ये करा था कि अभी चूंकि मीडिया के साइड में हो जाए भाई। हाँ हाँ हाँ,
देखिए पार्लियामान का इस्तेहकाक है, उसकी आईनी जिम्मेदारी है वो कानून साजी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कानून साजी का जो प्रोसेस है वो बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। और स्पीकर जो है वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होता, वो एक बाई पार्टीजन शख्सियत है, उसको अपना किरदार न्यूट्रल अंदाज से अदा करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अदा नहीं किया। जो अपोजिशन जमातें प्रोटेस्ट कर रही थी या जो पॉइंट ऑफ व्यू रेज कर रही थी वो भी बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, कानूनी एस्पेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को सुनना चाहिए था। और काबिल अफसोस चीज़ ये है कि एक तो उनको बात नहीं करने दी, जब उन्होंने वॉकआउट कर लिया, बाद में जो वज़ीर आज़म ने अकेले खड़े होकर तकरीर की उसमें जो उनका लबो लहजा था, मुझे नहीं पता वो क्यों चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, क्यों नहीं वो अफाम व तफहीम के साथ मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा वफाकी हुकूमत को अपनी रविश को तब्दील करने की ज़रूरत है। सर आपने बोला